वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट सुनील त्रिवेदी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। Hello, I am Sarvesh Dwivedi, practicing lawyer, Delhi District and High Court of Delhi. मेरा जो प्रैक्टिस एरिया है वो सिविल का है, विथ क्रिमिनल भी है, 138 निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट भी है, और फैमिली डिस्प्यूट के भी जितने मैटर होते हैं उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। हमारे पास सारे मैटर भी आते हैं जिसको मैं सॉल्व करता हूँ थ्रू कोर्ट। Today I am discuss about the topic Order 3912. ऑर्डर 3912 क्या होता है, इसको जानने के लिए हमको एक होता है कि हमको सडन रिलीफ हम जाते हैं वकील के यहाँ, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा बताओ, मेडिसिन दो कि मेरे तुरंत रिलीफ हो। उसी तरह 139 है, 3912 है, ये जो को सडन रिलीफ होता है। हम प्लेंट के साथ इसको भी तुरंत अप्लीकेशन बुक कर देते हैं, जो अंडर 30 डेज में इसको डिस्पोज करना होता है। यदि एक्स अपोजिट पार्टी नहीं होती है तो एक्स पार्टी हमको रिलीफ मिल जाता है। यदि एक्स पार्टी रिलीफ मिल जाता है तो इसको अपोजिट पार्टी जो है सेटिस्फाइड कराने के लिए अपील में जाती है, जो ऑर्डर 43 में है दिया गया है। ऑर्डर 43 रीड विथ सेक्स ऑर्डर 39 रूल 3 है। इसके साथ ही हम यदि टेम्पोररी इंजंक्शन है तो ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ द सूट हमको क्या रिलीफ, उस दौरान हमको रिलीफ चाहिए। आप द डिस्पोज हो जाता है तो वो तो कोर्ट डिसाइड करती है कि किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं, वो तो आफ्टर दैट है। लेकिन उसके दौरान हमको सडन रिलीफ ऑर्डर 3912 होता है। एक चीज और इसमें मैटर करता है कि लोग कहते हैं कि परमानेंट या परपेचुअल इंजंक्शन, तो परमानेंट परपेचुअल ऐसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया है, जो कि सेक्शन 38 से लेकर 43 तक है। और उसमें क्या है, वो सूट की तरह उस एज ए सूट फाइल होता है, जो कि सूट की तरह उसको डिसाइड होता है, उसमें कोई अंतरिम रिलीफ नहीं मिलती है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो परमानेंट इंजेक्शन होता है और टेम्पररी इंजेक्शन होता है, ये क्या चीज है या इसमें क्या डिफरेंस होता है और किन किन सिचुएशन में, किन किन परमानेंट कंडीशन इंजेक्शन, में? हाँ, परमानेंट इंजेक्शन होता है जैसे मैं कोई किसी को रेंट पे मकान दे दिया हूँ, घर दे दिया, अब उससे खाली कराना है तो उस समय मैं परमानेंट एक तो एक टीपी एक्ट के थ्रू जाते हैं, या तो फिर मैं परमानेंट छूट के होता है, या किसी को मेरे को मकान देना ही नहीं है तो एक होता है परमानेंट परपेचुअल इंजंक्शन की, कभी भी मेरे यहाँ आए न लेने के लिए, तो उस समय परमानेंट शूट होता है, जो एक्चुअल में शूट की तरह उसे डिसाइड किया जाता है कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट की प्रोसेस होती है एज ए शूट होती है। और टेम्पोररी इंजंक्शन क्या होता है, ये ड्यूरिंग द एप्लीकेशन होता है, ये ड्यूरिंग द कोर्ट किसी टाइम भी किसी चीज के लिए भी मूव किया जा सकता है। ओके सर। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो टेम्पररी इंजेक्शन होता है और एक स्टे होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यानी स्टे क्या चीज होती है और ये किस तरीके देखिए से डिफरेंस होती है इंजेक्शन से? स्टे क्या होती है, स्टे जो होती है अपर कोर्ट करती है। स्टे में क्या होता है कि स्टे में अपर कोर्ट करती है, जो नीचे लोअर कोर्ट में जो भी मैटर चलता है वहीं स्टॉप हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। जो टेम्पररी इंजेक्शन होता है उसमें पार्टी को होता है, पार्टी को स्टॉप किया जाता है कि आप वहाँ पे एज ए, जहाँ पे कोई जो शूट है एज ए, वहाँ पे आप कुछ ऐसा ना करें जिसको अपोजिट पार्टी को नुकसान पहुंचे, उसके लिए है। उसमें कोर्ट लोअर कोर्ट, टेम्पोररी इंजेक्शन में लोअर कोर्ट में ही चलता है, और स्टे में क्या होता है कि सारे प्रोसेस को हम रोक देती है कोर्ट, और अपर कोर्ट जब तक उस पॉइंट को डिसाइड नहीं करती है तब तक लोअर कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करती। सर, जो टेम्पररी इंजेक्शन की जो एप्लीकेशन है वो कौन फाइल कर सकता है? दोनों बोथ पार्टी फाइल कर सकती हैं। इसमें टेम्पोररी इंजेक्शन के लिए बोथ पार्टी के लिए दिया गया है,
39(1)(2) में जिसको जरूरत होती है, यदि मैं मान लीजिए एज एग्जाम्पल मैं किराएदार हूँ, मकान मालिक के लिए हमको खाली करने के लिए एविक्शन की सूट फाइल कर दिया, लेकिन जब तक हमको आदेश कोर्ट का नहीं होता है कि मैं नहीं खाली करूं, उसके दौरान यदि मकान मालिक मेरे को पता निकलने के लिए, तो मैं उस समय टेम्पोररी इंजंक्शन फाइल कर सकता हूँ। तो डिपेंडेंट एंड प्लेंटिफ बोथ आर टू फाइल द एप्लीकेशन 39(1)(2). ओके सर, तो सर जो ये ऑर्डर 39 होता है, इसकी जो अपील होती है वो किस तरीके से होती है, यानी उसके अगेंस्ट अगर अपील करनी होगी तो किस तरीके से की जाएगी? हाँ, तो अपील इसकी, या तो अपील इसकी ऑर्डर 43 में दिया गया है। आप जिस पॉइंट के लिए हमको 39(1)(2) में रिलीफ मिला है, उसके लिए मैं अगेंस्ट द अपर कोर्ट में चले जाएंगे। वहाँ पे डिसाइड हुआ क्या रिलीफ जो लोअर कोर्ट से दिया गया है वो सही है या गलत है, उसको लिए ऑर्डर ऑर्डर 43 में पूरा दिया गया है कि कब कब अपील किया जाता है, लेकिन उसके साथ रीड विथ करना है, उसके साथ अपील का सेक्शन है जो 115 या 96 है, 1 मिनट, हाँ 96 में भी हम जा सकते हैं। इसकी रिवीजन और रिव्यू नई फाइल होती है, इसकी अपील ही जाती है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि सिविल सूट जो होता है, उसकी ड्राफ्टिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जो न्यू कमर्स जो है, जो जो लॉयर्स अभी जस्ट जिन्होंने कोर्ट ज्वाइन किया है, उसके लिए आपके क्या सजेशन है कि किस तरीके से वो अपने सिविल सूट की ड्राफ्टिंग करें, या सिविल की ड्राफ्टिंग सीखने के लिए या उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है? उसमें सबसे फर्स्ट है कि हमको कोर्ट में जाना है, कोर्ट डे टू डे अटेंड करना है। क्या एक चीज होती है न्यू कॉमर्स के लिए, हम भी एक न्यू कॉमर्स के थ्रू, ये मेरा 2 साल का हुआ है, लेकिन जैसा कि सीपीसी हम अपने साथ लेकर जाएं, पहले तो कोर्ट में क्या जज होता है कि हम किसी अदर केस में भी हो रहा है तो वहाँ पे कुछ ऐसी नई चीज सीखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ हम सीपीसी में सारा चीज हमको दिया गया है, प्लेंट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है सारा बताया गया है, आप उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट है कि हम शुरू में प्लेंट ड्राफ्ट कर, ये नहीं होगा, आपको पहले छोटा से एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे आप इंक्रीज करते चले जाएंगे तो आप प्लेंट ड्राफ्ट करना सीख जाएंगे। लेकिन ये होता है कि स्टार्टिंग किससे करें, स्टार्टिंग हमको करनी पड़ती है ये एप्लीकेशन से। जो वो इंटर्न होते हैं वो क्या करते हैं कि कोर्ट में जाते हैं, उनको दिया जाता है कि फाइल इंस्पेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखो, फिर जब आगे जाते हैं तो भी 7/14 का है, 22/4 का है, ये सब एप्लीकेशन है। लेकिन जो ये सब एप्लीकेशन हमको सीपीसी में दिया गया है, आप उसके लैंग्वेज को 4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप आदमी ड्राफ्ट करना सीख जाएगा। हाँ, एक फॉर्मेट होती है, फॉर्मेट आपके सीनियर प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है सब चीज़ सीपीसी का है, क्योंकि सीपीसी एज एक गीता होती है, इसको हम गीता की तरह ही यूज करते हैं। यानी कि सिविल का अच्छा एक्सपर्टाइज होने के लिए आपको सीपीसी की जो है रूट को अच्छे से उस पर पकड़ होनी चाहिए। क्या, प्लीज सॉरी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिविल का अच्छा लॉयर बनने के लिए सीपीसी की जो रूट है उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ, अच्छी होनी चाहिए। आप जब तक सीपीसी आपको नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि, क्योंकि वो तो ऊपर से ही निकल जाएगा, बाउंस करेगा। क्योंकि सीपीसी, इसीलिए मैं बोलता हूँ जो न्यू कॉमर्स है वो उसको अपने साथ सीपीसी लेकर कोर्ट में जाए, क्योंकि जज एक अच्छी से अच्छी चीज सेक्शन, क्योंकि जब आर्गुमेंट्स होते हैं उसमें न्यू ऐसे ऐसे सेक्शन आते हैं, जब तक आपको सेक्शन और ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप सीपीसी के विषय में नहीं जान सकते। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल में कोर्ट में जाएंगे, क्लास में जो होता है वो डिफरेंट होता है, कोर्ट का डिफरेंट होता है, लैंग्वेज दोनों का डिफरेंट है। क्योंकि हम जब वहां से तो लॉ करके आ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हमको फिर से लॉ करना होता है कोर्ट में। बिल्कुल सर। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि एक सिविल के एडवोकेट के लिए जो नई नई रूलिंग्स होती हैं, जो नई लॉ जनरल्स आती हैं, ये कितना हेल्प आउट करती हैं? कितना जरूरी है इनको वीकली टू वीकली पढ़ना? देखिए, न्यू लॉ जर्नल्स चाहे जितने भी आते हैं, क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं, उस पर वर्डिक्ट होता है। वो चीज़ हमको, जैसे होता है कि केस में हम कैसे उसको, कि केस को कैसे हम प्रूव करें, तो वो डिपेंड करता है कि जो जो भी वर्डिक्ट आते हैं उसको हम, सीपीसी का हो चाहे अदर भी केस का हो, लेकिन वर्डिक्ट को हमको पढ़ना, उसमें न्यू से न्यू चीज़ सीखने को मिलती है, जो कि जितने सीपीसी के लायर हैं उनके पास आप जाएंगे, वैल्यूम पढ़ा है,
तो उसमें वो सब चीज ज्ञान, आज तो इंटरनेट का जमाना है, लोग सर्च करते हैं देख लेते हैं, लेकिन जब तब भी आपको पढ़ना ही पड़ता है। जी सर। सर जब बात चली रही है ड्राफ्टिंग की, तो अगर किसी सिविल सूट की अगर हमें अपील करनी है, हाई कोर्ट में अपील करनी है, तो किस तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग होगी? यानी किस तरीके से जो है जो फाइलिंग जो है वो किस तरीके से होगी? और फाइल में कौन सी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है जब हम अपील करते हैं? ठीक है, पर जब अपील करते हैं तो पहले तो हमको जजमेंट और डिक्री का होना चाहिए, क्या जजमेंट है क्या आर्डर है, वो तो होना चाहिए। हमारे के जो लोअर कोर्ट में क्या केस चल रही थी वो क्या है, इस सब चीज को कंपाइल करके हम उस टॉपिक पे पॉइंट पे अपील करते हैं कि कौन से पॉइंट पे हमको रिलीफ चाहिए, उसमें हम अपील पे जाते हैं। और सर जैसे कि ऑर्डर हो जाता है, किसी भी फाइल में जजमेंट हो जाता है, ठीक है, डिक्री हो जाती है, डिक्री होने के बाद में सर डिक्री का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है? क्योंकि हालांकि ऑर्डर डिक्री का ऑर्डर एग्जीक्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन प्रिसाइसली हमारे व्यूअर्स इस बारे में जानना चाहेंगे, और हमारे व्यूअर्स भी अपने जो कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सर जो है आंसर देंगे। ऑर्डर 29 में आप जाएंगे, सारा चीज़ दिया है, किस किस के लिए ऑब्जेक्शन है, किस किस के लिए डिक्री, उसमें ऑब्जेक्शन भी आते हैं। तो आप जब वो भी हो, कोई भी हो, तो एज ए शूट की तरह भी वो भी शूट की तरह ही चलता है, लेकिन उसमें ऑर्डर 29 में लेकर 100 रूल हैं, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। मैम अब थोड़ा सा वर्क भी सर है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप इसे रिपीट कर दीजिए। आप ये बोलिए ऑर्डर 21, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो ऑर्डर 21 में होता है। 100 जो सेक्शन जो रूल्स है वो ऑर्डर 21 में है, तो 21 बोल दीजिए, अदरवाइज मुझे इसको समझना होगा। यहाँ से शुरू कीजिए, जो एग्जीक्यूशन होता है वो ऑर्डर 21 में होता है। हाँ हाँ, ऑर्डर 21 में होता हाँ, है, यदि हम 29 एग्जीक्यूशन फाइल कर देते हैं, जैसे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मैंने जो एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया है, मैंने वहाँ पे एग्जीक्यूट मैं गया, वहाँ नोटिस जाता है कि आप खाली करो, लेकिन वहाँ तक ऑब्जेक्टर कोई अदर पर्सन है, वो ऑब्जेक्शन कर देता है, तरह भी वो चलेगा जब तक डिसाइड नहीं हो जाएगा कि ऑब्जेक्टर सही है कि डिक्री होल्डर सही है। कोई होता है कि मान लीजिए डिक्री होल्ड लेके आ गया, लेकिन उसको भी नहीं पता है कि जो एग्जैक्ट सिचुएशन है या एग्जैक्ट प्लेस है वो कहीं और है, लेकिन डिक्री कहीं और की हो गई, हो जाता है, ऐसा होता है। तो उसमें ऑब्जेक्टर का भी रोल देखा जाता है, क्या रोल है, क्या वो सही है क्या क्या गलत है, वो कोर्ट ही डिसाइड करती है। बिल्कुल सही बात है सर। यानी कि जो ऑर्डर 21 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल सर। और लास्ट में मुझे एक बात करनी है, कानून बहुत साहित्य जुड़े हैं आपके वहाँ पे लगातार होता है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, या आपकी नज़र में कानून गुरु किस तरीके का प्लेटफॉर्म है? देखिए, कानून गुरु का तो प्लेटफॉर्म अच्छा है, क्योंकि अभी तक मेरे पास भी कई से कॉल फोन आ चुके हैं, जो कि मैं कई लोग को मैं फ़ोन से ही उनको सोल्यूशन बता चुका हूँ। तो कानून गुरु एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, न्यू कॉमर्स के लिए भी है, और जो क्लाइंट होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं से भी किसी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप कंसर्न कर सकते हैं एज ए किसी एडवोकेट से, जो कि आपको बता देंगे। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा तो आपके साथ इंटरेक्शन करके, और सर आप आए, अपने टाइम स्पेंड किया कानून गुरुज़ के लिए। इसके लिए सर पूरी कानून गुरुज़ फैमिली जो है आपके लिए थैंकफुल है। थैंक यू सो मच।